नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए आज हम टेस्ट लगाएंगे। एक नया टेस्ट है जिसमें कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की चीज़ें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये जीएस वर्ल्ड के टेस्ट हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जीरो शैडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मतलब जीरो शैडो डे जो चलता है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। इस घटना में किसी भी ऊर्ध्वाधर वस्तु की छाया नहीं देखी जा सकती। यह घटना केवल उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में स्थित स्थानों पर होती है। यह घटना तब घटित होती है जब सूर्य का झुकाव स्थान के अक्षांश के बराबर हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो जीरो शैडो डे है उसके बारे में क्या बोल रहा है। जीरो शैडो जो नॉर्मल जो होती है, जैसे मान लो कि सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो सन से जो डायरेक्ट रेस पड़ रही है परपेंडिकुलर, ऐसे कि 12 बजे जैसे नहीं होता कि जब 12 पीक होता है 12-2 के बीच में, जब सन की जो रेस होती है एकदम हमारे परपेंडिकुलर आती है, हमारे सर के ऊपर आती है, तो हमारी जो छाया होती है मतलब शैडो होती है वो बनती ही नहीं है। तो सेम ऐसे बोल रहा है कि जो 2 टाइम होता है साल में 2 बार होता है ऐसा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्ट्रेट लाइन जब जाती हैं सन की, तो वहाँ पे जो है जीरो शैडो डे मनाया जाता है, मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शैडो बनी नहीं रही है। इसके रिगार्डिंग में ही पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि इस घटना में जो शैडो वर्टिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, द फिनोमेना ऑफ द शैडो ऑफ एनी वर्टिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। तो पहला वाला तो सही है कि हाँ उसका शैडो जो है वो नहीं मिलता है, बट ये फिनोमेना जो होती है ऑकर्स ओनली इन द प्लेस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर। नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, मैंने बोला ना कि 2 इसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये तो इक्वेटर है, इसके नहीं, इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन आती है उसमें। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये गलत होते ही हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो आ ही गया, ये घटना तब घटित होती है जब सूर्य का झुकाव स्थान के अक्षांश के बराबर हो जाता है। तो ये तभी होता है जब उसके बराबर हो जाता है डिक्लिनेशन सन का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लाइमेट के बारे में बोल रहा है। क्लाइमेट एक बहुत अच्छा थीम है। ठीक है, यह प्रकार की रासायनिक अपक्षय क्रिया विशेषतः गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसी प्रकार की जो रासायनिक अपक्षय है, केमिकल वेदरिंग, जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। इस प्रक्रिया में चूना पत्थर जैसे कार्बोनेट शिलाओं का विघटन होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता, जो जल में घुलनशील होता है। इससे गुफाएं, कास्ट स्थलकृतियाँ और भूमिगत जल प्रणालियाँ भी बनती हैं। इस अपक्षय प्रक्रिया की पहचान करें। मतलब ये तरह की कौन सी वेदरिंग है जो इसके बारे में बोल रहा है। तो ये कार्बनीकरण होता है, कार्बोनेशन जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये टर्म्स आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई कार्बोनेशन की बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि यह समुद्र के भीतर स्थलाकृति ज्वालामुखी शिखरों से बनती है जिसकी चोटी समुद्र तल से ऊपर नहीं उठती। उसकी चोटी जो है तो समुद्र से ऊपर नहीं उठती है। इन्हें समुद्री जीवन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। इनका निर्माण जो है मध्य महासागरीय कटकों के पास होता है। उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित में से कौन से जो है स्थलाकृति के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, ये सी माउंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी माउंट होता है वो सी के पानी के अंदर होता है। ऐसी जो ज्वालामुखी बनती है, टोपोग्राफी जो वोल्केनिक पीक होती है, और ये हॉटस्पॉट होता है किसके लिए? मरीन लाइफ की, जहाँ पे मछलियाँ और ये सब चार होती हैं, इसके लिए। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सी माउंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तटीय स्थलकृतियों पर विचार करिएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से स्थलकृतियाँ तरंग क्रिया और तटीय प्रवाह द्वारा निर्मित अपेक्षात्मक डिपोशनल स्थल रूप हैं? मतलब डिपोशनल कौन से स्थल रूप हैं, कौन से इसमें से डिपोशनल फॉर्म में है? तो देख लेते हैं। जो बार होता है वो हो गया, सी केव हो गया और बीच हो गया। तो इसमें से बार जो होता है वो डिपोजिशन होता है। क्या होता है? किसका डिपोजिशन? याद कर लीजिएगा, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जो होती हैं, कहाँ से सेडिमेंट्स आ रही हैं? इन द सी में जो सेडिमेंट्स होती हैं वहाँ से कोस्टल ड्रिफ्ट के वेव की तरह वो बार बनता है, तो वो डिपोजिशन हो गया। ठीक, सी केव जो होती है ना, ये एक तरह का डिपोजिशन नहीं है, ये एक तरह का इरोजन है। तो ये कह सकते हैं ये इरोजन है, ये निकालता है। ठीक है, इरोजन है जब सी वेव्स और वो करती हैं। पर जो बीच होती है वो कोस्टल लैंड डिपोजिशनल लैंड है, सैंड का। बीच में नहीं होता, सैंड की डिपोजिशन हो जाती है जो गोवा और तरह के जो बीच होती हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि सेकंड गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ज्वालामुखी विस्फोटकों के दौरान लावा का तापमान पृथ्वी की सतह पर पहुंचने तक
700 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है, ठीक है, इसमें बना रहता है। सेकेंड बोला लावा जो ज्वालामुखी से निकलता है मुख्यतः मैग्मा के ठंडा होने और सतह पर आने के कारण ठोस रूप धारण करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बोल रहे हैं कि ठोस रूप धारण करता है, तो दोनों अपने अपने स्टेटमेंट तो सही बोल रहे हैं कि ज्वाला विस्फोटक के साथ में ये टेम्परेचर हासिल कर लेता है। तो पहला और दूसरा सही है, बट एक दूसरे की ये लोग व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने बस टेम्परेचर के बारे में बोला, तो इसके टेम्परेचर के रिगार्डिंग इसको कुछ बोलना चाहिए था। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इसका 5th वाले का बी हो जाएगा, मतलब एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ओयाशियो धारा एक ठंडी समुद्री धारा है जो आर्कटिक सागर से उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है और हाल में ही यार में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ब्राजील धारा एक गर्म समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका में पूर्वी तट के साथ बहती है। हम्बोल्ट जो धारा है दक्षिण अटलांटिका महासागर से गर्म जल लेकर प्रशांत महासागर में स्थानांतरित करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 वाले की बात कर रहे हैं स्थानांतरित करती है, तो ये 1 और 2 सही है। इस कथन जो है 1 और 2 होती है, क्योंकि ओआशियो जो होता है ये अर्थ का लार्जेस्ट कोल्ड करंट है। ये है लार्जेस्ट कोल्ड करंट, कोल्ड करंट है लार्जेस्ट। तो कहते हैं ना कि ओए ऐश कर रहे हो तुम, तो ऐश कर रहे हो इसका मतलब बहुत अच्छा कोल्ड, पूरा बढ़िया मस्त जीवन जी रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो ओ ऐश कर रहे हो तो कोल्ड टाइप के, ठीक है। और कहाँ ऐश कर रहे हैं, ये आर्कटिक ओशन में उत्पन्न होती है, तो आर्कटिक ओशन में ये ऐश कर रहे हैं, तो पहला वाला सही है। ब्राज़ीलियन करंट जो होती है एक तरह की वार्म करंट होती है, ये बात सही है, ब्राज़ीलियन वार्म करंट होती है और उसमें फ्लो करती है अटलांटिक में। तो ये हो गया हमारे पास जो अटलांटिक में फ्लो करती है, वही दक्षिण पूर्व के तट में साथ बहती है। हम्बोल्ट जो होती है ना, हम्बोल्ट करंट जो होती है वो एक उसको पेरू करंट भी कहते हैं, इसका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, पेरू करंट भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम है पेरू करंट। और ये कोल्ड ओशन करंट है, इसने बोल दिया गर्म जल धारा है, ये यहीं पे ट्रैप हो गया था। और ये जो रीजन है वो साउथ अमेरिका के पास में नॉर्थवर्ड में फ्लो करती है। तो ये वार्म वाटर तो नहीं है, बस याद रखना वार्म तो नहीं है। तो एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या है, नॉर्मली चीज़ों को समझने के लिए बता रहे हैं। कोल्ड एंड ब्राइट, कोल्ड एंड ब्राइट, कोल्ड एंड ब्राइट याद कर लीजिएगा। कोल्ड में जो होता है कैरेबियन जो हो गया, ओयाशियो हो गया, लैब्राडोर हो गया, फाकलैंड हो गया, और ब्राज़ीलियन हो गई, नहीं ब्राज़ीलियन हो, हाँ ब्राज़ीलियन हो गई, और भी था हम्बोल्ट हो गया, हम्बोल्ट नहीं सॉरी। तो ये सारी जो हैं वो है तुम्हारी बैंगुला है कि ये यार ओयाशियो, ये सब कोल्ड हैं सब, उसके बाद सब वार्म होंगे। ये ब्राज़ीलियन नहीं होगा, बैंगुला होगा शायद, ठीक है। तो 1 और 2 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गली इरोजन के बारे में बात कर रहा है कि गली इरोजन में जो होता है उसके सर्वोत्तम जो वर्ण दिया है, मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन कौन कर रहा है गली इरोजन को, देख लेते हैं। तो इसका ये जो है, जब भूमि की सतह पर बहने वाला जल गहरी और चौड़ी नालियों बनाते हुआ मृदा का अत्यधिक क्षरण करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गली इरोजन। और हमें पता है कि सबसे पहले होता है बारिश के पानी से स्प्लैश होता है, बूंदी बूंदी गिर के वहाँ पे होती है, ठीक है, बूंदी बूंदी गिरती है, फिर रील बनती है, फिर गली बनती है। गली इज़ लास्ट जो बहुत चौड़ी हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विचित्र दंगे के बारे में बात कर, रोगी वेव्स के आर वेव्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये अपेक्षाकृत दुर्लभ, बड़ी और स्वतः स्फूर्त समुद्री सतह तरंगे होती हैं। ये तरंगे अटलांटिक और प्रशांत महासागर की ही स्थानिक विशेषता होती है, इसकी स्थानिक विशेषता यही होती है, ठीक है। उसमें से कौन सा कथन सही है? आर वेव्स के बारे में बात कर रहा है। आर वेव्स होती हैं एक तरह की जो होती हैं स्ट्रेंज वेव्स ही कहती हैं इसे, ठीक, और ये बहुत रेयर होती हैं, स्पॉन्टेनियस सी सरफेस पे आती हैं, मतलब एक तरह से क्या सतह जो सरफेस होती है उस पर आती हैं। इनका जो मैक्सिमम हाइट होता है ना वेव का एक्सपेक्टेड होता है, ठीक। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इन्होंने सही बोल दी कि जो स्पॉन्टेनियस आते हैं, तरह के मतलब अपेक्षाकृत हैं, अचानक से आ जाती हैं, ठीक। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। बट जो दूसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ऑब्जर्व्ड होती हैं इन ऑलमोस्ट ऑल ओशियन, सब में होती हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक हैव बीन स्टडीज इन द मटेरियल, ये सब चीज़ों में होता है। तो सारे ही, ऐसा नहीं कि इसमें अटलांटिक और प्रशांत में होती हैं, ऑल, ठीक है। तो पहला वाला ही हमारे पास आंसर जो हो जाएगा आर वेव्स में कौन सा कथन सही है, तो स्टेटमेंट पहला होगा वो सही होगा, ठीक। दूसरा वाला गलत होगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखीय
के बारे में बोल रहा है। क्षेत्रों में महासागरीय लवणता काफ़ी अधिक होती है, मतलब जो ओशियन सैलिनिटी होती है ना वो इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होती है। अभी इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान तथा उच्च वाष्पीकरण दर पाई जाती है। ठीक, तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई, ह्यूमिडिटी भी हाई, पूरे साल बारिश होती है, तो इतना इवापोरेशन हो जाता है कि वो पूरा ऊपर जाके हैवी रेनफॉल कर लेता है, डाइल्यूट कर देता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड बोल दिया इन्होंने कि काफ़ी अधिक होती है, ये स्टेटमेंट ही गलत है भाई, वो स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? अगर मान लो तुम्हारे पास नमक है, पानी है, नमक है और मतलब यहाँ पे नमक भर भर गया है, ठीक है, मान लोते हैं, फिर पानी डालते का वो डाइल्यूट हो जाता है ना, तो यही बोल रहा है कि लवणता कैसे बढ़ेगी जबकि वहाँ पे इतना बारिश हो रहा है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 9th का, तो डी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तरह की समझो पजल सॉल्व करने वाली बात है। इस बायोम में वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। ये जो बायोम बात कर रहा है कि वर्ष भर उच्च तापमान होता है, भारी वर्षा होती है, सूर्य का प्रकाश भूमि तक बहुत कम पहुंचता है, बहुत कम, क्योंकि घने जो वृक्षों की छतरी होती है, कैनोपी होती है, प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है। अधिकांश जो पोषक होते हैं तत्व तो मिट्टी में न होकर जैव द्रव्यमान में ही संग्रहित होते हैं। मिट्टी की उर्वरता अत्यंत निम्न होती है, बहुत कम होती है, इतनी अनफर्टाइल होती है मिट्टी, परंतु पतन अत्यंत तीव्र गति से होता है और जैव विविधता अधिक होती है। यहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है, मतलब जो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये किसके बारे में ये चीज़ें बोल रहा है? तो हमें पता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि इसने कैनोपी भी बोल दी, तापमान भी बोल दिए, सब 4 ही जो हिंट होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कथन 1, केवल कुछ चक्रवातों में ही आँख विकसित होती है, शीतोष्ण चक्रवातों में आँख विकसित नहीं होती है। तो ये बोल रहा है कुछ में होती है, जो कुछ में नहीं होती है। नॉर्मली साइक्लोन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है कि कुछ में होगी, क्योंकि जो हमारे तरफ होती है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स वो डिफरेंट होती हैं, और इसमें जो ठंडी वाली प्रदेश होती हैं, मतलब जो कोल्ड वाली होते हैं, टेम्परेट वाली, उनमें बिल्कुल आँख तो नहीं प्रदूषित, मतलब आँख नहीं प्रस्तुत होती है, दिखती ही नहीं आँख उस चक्रवाती में। हमारे यहाँ होता है ना कि दिस इज़ द आई ऑफ द साइक्लोन, ऐसे से चलता है, ये आई होता है साइक्लोन का, ऐसे। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, बट टेम्परेट वाले में है। तो 11 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट इन्होंने सही बोला है। कोहरे की उपस्थिति प्रातःकाल अधिक दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? रीजन एक तरह का कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है, क्योंकि रात में आकाश साफ रहता है और हवाएं शांत रहती हैं, इसलिए जो उपस्थिति प्रातःकाल अधिक दिखाई देती है। भारत सरकार माइनिंग एवं मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के संदर्भ में कथनों पर विचार करेगा। माइनिंग एवं मिनरल्स के बारे में बात कर रही है। यह अधिनियम भारत में पाए जाने वाले सभी खनिजों के खनन को प्रशासित करने वाला प्रथम कानून है, कि सभी चीज़ों को आप करोगे। तुम समझ रहे हो कि एक एक चीज़ को भी आप रेगुलेट करोगे। कितना वाहियात स्टेटमेंट बना दिया है, सभी खनिजों को। इसके तहत राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से बना सकती हैं। तो स्टेटमेंट जो बी है वो सही हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाल ही में इन्होंने ये सब चीज़ें चेंज की हैं सेक्शंस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल रहा है कि चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय ध्रुवी तारा और भौगोलिक उत्तर के बीच का कोड है। चुंबकीय नति मैग्नेटिक डिप जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोड है। तो एक तरह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, एक तरह का मैग्नेटिक डिप है, दो अलग अलग बातें हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और जो मैग्नेटिक, देखो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, डिक्लाइन कर रहा है, तो ये एक एंगल होता है ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ में नॉर्मली इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है यही आता है, ठीक। उसके बाद इसने मैग्नेटिक डिप भी बोला है, एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में खबरों में थमीराबरानी नदी, वाह क्या नाम है, थमीराबरानी नदी जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी है, यह राज्य की सबसे छोटी नदी है, यह केवल तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं, क्योंकि जो तंबीराबरानी रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ओनली पेरेनियल रिवर है, मतलब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर है तमिलनाडु में, और ये शॉर्ट में ही है, मतलब छोटी नदी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है, कथन देख लेते हैं। नॉक्टिलुकेंट, जो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स होते हैं, बादल क्षोभ मंडल में बनने वाली, मतलब दे आर द हाईएस्ट क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल नॉक्टिलुकेंट। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर
रिलेटेड टू ओजोन होल्स, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक होती हैं वहाँ पे रिलेटेड टू द ओजोन होल्स होती हैं 16 में बोल रहा है। तो हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ कथन जो है देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सेकंड वाला ना स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होती हैं ना वो ओजोन होल से ही रिलेटेड होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाला ही सही होगा। लेकिन पहला वाला जो बोला इन्होंने बादल के बारे में कि नॉक्टिलूसेंट जो बादल होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दे आर द नाइट शाइनिंग क्लाउड्स होते हैं, इसीलिए नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स होते हैं वो मेसोस्फीयर में फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल में नहीं। ये सबसे मेन पॉइंट था। दे फॉर्म इन व्हाट, इन द मेसोस्फीयर में, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास 16 का जो हो जाएगा आंसर, दैट इज बी, सिर्फ बी। विभिन्न द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, मतलब बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स जो हैं आइलैंड के बारे में, उस सब में से कौन सा सही है। तो ये एक सोकोत्रा एक द्वीप है जो यमन का हिस्सा है, ठीक है, यही सही है। सोकोत्रा जो है यमन का ही हिस्सा है। हवाओं का मौसमी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब विंड का कैरेक्टरिस्टिक बताना पड़ेगा, जो हमारे मौसमी हवाएं होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज़ मानसून की जो जलवायु होती है वो मानसून क्लाइमेट ही बता सकता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करेगा। अम्लीय लावा में सिलिका और मात्रा कम होती है। तो जो है नाम है बेसिक, तो बेस जो है फेरिक ग्रैंडमा, तो बेसिक सिलिका जो है उतना ही कम है, ठीक है। देखते हैं क्षारीय लावा में जो लोहे और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जो क्षारीय लावा होती है उसमें अधिकता होती है। तो हमारे पास आंसर सेकंड वाला ही सही है, क्षारीय लावा में, क्योंकि जो एसिडिक लावा होती है वो इसमें सिलिका जो है कंटेंट ज़्यादा होता है। एसिडिक होना मतलब एसिडिक मीन्स सिलिका भी ले आना। सिलिका कितना कॉमन है पर ठीक है, सिलिका जो होता है ये चीज़ें करता है एक्लाइन वाला में। 20 का देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि जो समिश्र टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स होंगे ना मैदान में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। तो ये वाले जो हैं तुम्हारे ग्रासलैंड टेम्परेट वाले, तो बोला डाउन्स जो है दक्षिण अफ्रीका में है, पुस्ताज हंगरी में है, वेल्स जो है न्यूजीलैंड में है। तो देखो सबसे सिंपल है, वेल्स तो हमने इतनी बार पढ़ देखा है, यहाँ पे एक वीडियो उसकी पड़ी हुई थी, ठीक है। वेल्स और इसके बारे में डाउन्स पता है, पुस्ताज अभी हाल में हंगरी और ये सब चीज़ों में बोल रहा है, तो ये सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। जो पुस्ताज है वो एक मिनट ये डाउन्स वाली बात गलत होगी ना। डाउन्स वो अलग होता है ना, क्या कहते हैं उसे याद नहीं आ रहा। डाउन्स जो है तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं सिंपल से, और पुस्ताज जो लोकेटेड इन हंगरी, वेल्स जो है न्यूजीलैंड में है, दे आर इन द कैडबरी। जो वेल्स साउथ अफ्रीका में है, एक मिनट, साउथ अफ्रीका में, हाँ यही मैं बोल रही थी कि जो ऐसे वाला शेप है ना, तो यहाँ पे जो है अफ्रीका के लोग ज़्यादा उसमें बिलीव करते हैं वेल्स वाले कम्युनिटी में। तो जो 1 और 2 है, कथन बोल रहा है कौन सा असत्य है, तो कथन और कौन सा असत्य है, गलत है। 1 और 3 जो है हमारे पास गलत है, क्योंकि सेकेंड वाला बस सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु राशि की उत्पत्ति की जो दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। वायु राशि के बारे में बोल रहा है, तो रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एयर, ठीक। तो हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट दे ही रखे हैं, ठीक है। एक समान विस्तृत क्षेत्र में होना चाहिए, वायु का अपसरण होना चाहिए न कि अभिसरण होना चाहिए, वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। तो ये सब ज़्यादा ही हो गया, और इतनी सारी स्टेटमेंट जो पूछी गई एक्सपेक्टेशंस विल द हाई, ठीक है। तो डी हमारे पास सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। अरोरा सूर्य से निकलने वाले अवशेषित कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर प्रभाव के उत्पन्न से देख रहे हो, ठीक है। अरोरा केवल उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में इतने 66.5 अक्षांश से परे ही दिखाई देते हैं। जो अरोराज होते हैं ना, सबसे पहले अरोराज ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस जो टर्म होती हैं वो चीज़ें जान लो कि ये होती है जो सन होता है उसके लाइट्स आती हैं बहुत ढेर सारी, तो इतने स्पार्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है स्पार्क क्रिएट हो जाता है, तो एक तरह का एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे हम इधर का, तो सेम एज इधर। तो उसमें बोल रहा है कि जो अरोराज होते हैं प्रोड्यूस बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इमेंटिंग फ्रॉम द सन। हाँ, सोलर विंड्स जो आती हैं इसी वजह से होता है। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल पहला वाला ही सही है कि जो स्टेटमेंट इधर से आती है तो होता है। लेकिन जो उन्होंने इसमें बात बोली गई है कि जो रिसेंटली जो 2024 में रेयर अरोरा बोरेलिस पाई गई है, कहाँ पाई गई है, लद्दाख में, जो हेनले बनाया गया जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ट्रिगर्ड बाय द ये
तो इंटेंस कोरोना की वजह से आता है, मास इजेक्शन फ्रॉम द सन। ठीक है, सेकंड वाली ही भी बात के रखते हैं, पहला वाला ही होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर स्पाउट्स क्या है, मतलब वाटर स्पाउट्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो वाटर स्पाउट एक तरह का जल पर घूमता हुआ वायु और जलवाष्प का स्तंभ जो टॉर्नेडो के समान होता है, लेकिन प्रकृति कमजोर होता है, प्राकृतिक जो है होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल डमरूधरों मतलब जो हमारे जो स्ट्रेट्स होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो जल डमरूधर में बाब अल मंडेब जो है वो कहाँ, मतलब सॉरी कहाँ है, क्या मतलब मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा सही दिया हुआ है। तो गलत है, बाल अल मंडेब जो है इनकरेक्ट मैच होता है, क्योंकि वो रेड सी से मैच करता है, गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशियन में, इधर वाला पार्ट है हम लोग का। ठीक है, तो बाब अल मंडेब वाला छोड़ दो। बॉस्फोरस जो है स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट देख लेते हैं। ये इसने बोला है कि ब्लैक सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी एंड ऑफ मरमरा, तो सी ऑफ मरमरा, सॉरी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। ठीक, तो ये चीज़ें बोला है कितना सही है। और जो क्रच है जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो हमारे पास जो है 24 का हो जाएगा बी, दोनों ही सही हैं और पहला वाला गलत हो जाएगा। प्रायः खबरों में रहने वाला एक मैन ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब एक मैन जो ट्रांसपोर्ट है वो खबर में बहुत रह रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। समुद्र विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है और ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। एक मान स्पाइरल बनते हैं, एक मान स्पाइरल्स बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शहरों पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए, मतलब लाइन से लगाना है शहरों को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है खार्तून इज सेकंड। खार्तून यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो खार्तून आता है। उसके पहले जो आता था, सिंपल सी बात है कि आने का जो है खार्तूम हो गया और मोगादिशु आ जाएगा, मोगादिशु। तो दक्षिण से उड़ते 26 वाले में जो हमारे पास हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। महाद्वीपीय स्थलखंड का महाद्वीप किनारे तक विस्तार है, जिसकी चौड़ाई सभी महासागरों से समान होती है। महाद्वीप जो सेल्फ क्षेत्र विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्र है, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, जो एरियाज होते हैं रिचेस्ट फिशिंग एरियाज होती हैं। सोचो, तो ये बोल रहा है रिचेस्ट है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ही है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास टू द कॉन्टिनेंटल एज। ये पूरी बात बोल रहा है। द विड्थ ऑफ द विच आर सेम इन द ऑल ओशन। कैसे भाई, कैसे विड्थ ऑफ द ऑल ओशंस और सेम होते हैं? वहाँ पे चौकी के भी थे और इसके भी नॉर्मल भी थे, तो सेम तो नहीं हो सकते। ठीक, तो पहला 27 का हो जाएगा हमारे पास बी। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होते हैं, देखो हमारे पास ये पानी है, अरे मतलब पानी कह रही हूँ मैं, कॉन्टिनेंट है, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्लोप्स होती है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सी माउंट आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब उसी के बारे में बोल रहा है कि कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानी जाती हैं, तो बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए इसी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में दूसरा क्या इसी को कंटिन्यू करा जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।